नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी के बीच रिकवरी का मूड। निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 22,900 के निकला पार। दिग्गज आईटी शेयरों ने दिया सपोर्ट। वहीं रिकवरी के बावजूद बैंक निफ्टी अभी 500 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से 2.5% चढ़ा हिंडाल्को। वहीं गोदरेज कंज्यूमर भी 3% मजबूत, लेकिन कमजोर अपडेट से जुबिलेंट फूड्स में लगा 10% का लोअर सर्किट। उधर कमजोर चार्ट से आयशर और मैक्स हेल्थ भी कमजोर। आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी। 2% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। 4% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरना बना एम्फोसिस। साथ ही टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो में भी 2 से 3% की तेजी। वहीं रियल्टी, केमिकल्स में भी बाइंग, लेकिन सरकारी बैंक और ऑटोज में दिख रहा है दबाव। वोडाफोन आइडिया के एजीआर रीअसेसमेंट का इंतजार होगा लंबा। दूरसंचार विभाग ने असेसमेंट की डेडलाइन 30 जून तक के लिए बढ़ाई। पहले 31 मार्च तक पूरा करना था असेसमेंट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वेस्ट एशिया युद्ध से परेशान। टेक्सटाइल, फार्मा, एग्री, फूड प्रोसेसिंग समेत 7 सेक्टर्स को राहत संभव। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से की है सिफारिश। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ आर्थिक पैकेज की रखी मांग। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्मल नीरव शेदा। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। वेस्ट एशिया के हालात पर बाजार की नजरें बनी हुई हैं। मिक्स क्यूज वहां से हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है और इसी कंफ्यूजन का असर इनफैक्ट हम इक्विटी मार्केट्स पर देख रहे हैं। शुरुआत आज भारतीय बाजारों की थोड़ी मंदी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा संभल रहे हैं लोअर लेवल से और अब वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बट लॉसेस दिन के शुरुआत से लेकर अब तक थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए हैं। 22,900 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट नीचे है। आज 1% का नुकसान। आज यहां पर प्रेशर क्लियरली विजिबल है। सिमिलरली अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो ये भी लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, लेकिन लाल निशान में ही हैं। 200 अंकों के आसपास की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय। मार्केट की ब्रेथ अगर आप देखेंगे या सेक्टर्स देखेंगे तो काफी मिक्स्ड क्यूज दिखाई देंगे। ब्रेथ स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड है क्योंकि रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखने को मिली है। 1790 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं अगर एनएसई स्टैट्स देखें तो, और लगभग 1156 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो मिक्स्ड इंडिकेशंस दिखाई देंगे। पहले तेजी वाले पॉकेट्स आप दिखाते हैं तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आज आईटी में, रियल्टी में और मेटल्स में। आईटी रियल्टी तो लगभग आईटी तो 2% ऊपर है, रियल्टी 1% ऊपर है, मेटल्स में 0.5% की तेजी है, डिफेंस इंडेक्स भी 0.5% ऊपर है। बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है? एक तो फाइनेंशियल्स में है, पीएसयू बैंक्स में है, निफ्टी बैंक में है, ऑटोज में। ऑटोज 1% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज एफएमसीजी और फार्मा बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं इस समय। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में बाजार बंद होने तक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर अब बातचीत कर लेते हैं नीरव से। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी, कल निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, आज अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 1% का नुकसान। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बाजार बंद होने तक? या देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मेरे हिसाब से निफ्टी में और भी बाइंग आ सकती है, बैंक निफ्टी में बाइंग आ सकती है। हमने फ्राइडे जब बात करी मैंने यही कहा था कि निफ्टी डेफिनेटली 23,000 के पार जा सकती है, जो करते हुए दिखी है। पर आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। इनकेस नीचे आता है निफ्टी टुवर्ड्स द 22,850 800 लेवल्स ऑन द फ्यूचर्स, आपको तभी जाके बाइंग करनी है। 22,600 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब जो अगला पड़ाव है 23,250 और 23,500, वो लेवल्स तक निफ्टी आ सकता है। देखिए डेटा अभी भी काफी पॉजिटिव है ना। आई डू बिलीव कि आज प्रोबेबली साइडवेज रहे या शायद नीचे आए, पर कल से वापस बाइंग जरूर निफ्टी में लौट के आएगी और निफ्टी 23,250 तक जरूर जा सकता है। तो वो फर्स्ट टारगेट के हिसाब से आप बाइंग करिएगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यस, आपने कहा कल ज्यादा तेज था, आज ड्रैग कर रहा है, पर बैंक निफ्टी में इतने सारे शॉर्ट्स हैं तो यस, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्शन जरूर आ सकती है और काफी तेजी से आ सकती है। वापस आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं, थोड़ा डिक्लाइन आए तब भी खरीदिए। नीचे में 51,800 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में। आई बिलीव ऊपर में अभी जो अगला पड़ाव है 53,500 54,000 का, वहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है और काफी तेजी से आ सकता है आने वाले दिनों में। तो फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आप बाइंग जरूर करिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नीरव क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं?
यस, तो देखिए, डीएलएफ काफी बढ़िया लग रहा है, एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है ये स्टॉक में। अगेन बहुत सारे शॉर्ट्स थे जो कवर होते हुए दिख रहे हैं, तो करंट लेवल से आप डीएलएफ खरीद सकते हैं। 515 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करें, 560 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है हिंदुस्तान जिंक। देखिए ये स्टॉक लगातार 700 सवा 700 से नीचे आया, 500 के नीचे गया, मगर एक रिवर्सल जरूर दिख रहा है ये स्टॉक में। आई बिलीव करंट लेवल से ये स्टॉक अब 570 तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। नीचे में 512 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नीरव की तरफ से। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल, कुछ पॉकेट स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। इंडेक्स तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा प्रेशर यहां देखने को मिल रहा है, हालांकि दिन के लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। लेकिन अगर पॉकेट्स देखें आज के सेशन में, तो शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो गिरावट में है। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 2% नीचे है। स्टॉक्स देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया 4.5% नीचे है, 3.5% नीचे यूनियन बैंक, पीएनबी, बीओबी में भी लगभग 1.5 से 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स के अलावा ओएमसीज में प्रेशर कंटिन्यू होते हुए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों ही 1% से लेकर 2.25% नीचे आज के कारोबार में ट्रेड हो रहे हैं। बाइंग वाली पॉकेट्स देखें तो मेटल्स में थोड़ी रौनक है। वेदांता, नाल्को, जीएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक 3% तक ऊपर आज के सेशन में, जिसमें वेदांता 3% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रियल्टी में बाइंग है, प्रेस्टीज 3% ऊपर, ओबरा रियल्टी 2.5% ऊपर, 2% ऊपर है फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। और क्लियरली कुछ और पॉकेट्स देखें तो फार्मा में बाइंग है, सेलेक्ट बाइंग है ऑल दिस में, स्पार्क 4.5% ऊपर, 4% ऊपर नेटको फार्मा, जुबिलेंट फार्मोवा 3.25% ऊपर, 2% ऊपर है डिशमैन। और आईटी में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आईटी तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज। एम्फोसिस 4.5% ऊपर, 3.5% ऊपर है रामको सिस्टम्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, अरीना 2.5% ऊपर और 2.25% की तेजी मास्टेक में देख रहे हैं हम आज के कारोबार में। और फार्मा में के अलावा, आईटी के अलावा एफएमसीजी में बाइंग देखने को मिल रही है। गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर है, 4.5% ऊपर है ग्लोबल स्पिरिट, इमामी 1.5% ऊपर है, अवंती फीड्स इस समय फ्लैट हो चला है, हालांकि यहाँ भी थोड़ी स्ट्रेंथ अब से कुछ देर पहले देखने को मिल रही थी। तो ये रहा मिड कैप का पूरा एक्शन, कौन कौन सी वो पॉकेट्स है जहां पर बाइंग या फिर थोड़ा प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। लेकिन वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते प्रभावित सेक्टर्स के लिए सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सोर्सेस के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने टेक्सटाइल समेत 7 सेक्टर्स को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, बताइए कौन कौन से ये सेक्टर्स हैं, किस तरीके की राहत देने की सरकार तैयारियां कर रही है। बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री की तरफ से लगातार मांगे सरकार और खासतौर से जो संबंधित मंत्रालय हैं वहाँ पहुँच रही हैं। इस बीच में जो हमें सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि डीपीआईटी यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, उसने 7 की सेक्टर्स के लिए रिकमेंडेशंस अपनी वित्त मंत्रालय को भेजी है। वित्त मंत्रालय इनकी रिकमेंडेशंस पर विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला लेगा। जो 7 की इंडस्ट्रीज जिसका सिलेक्शन या जिसको फोकस में रखा जा रहा है, उसमें जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें खासतौर से टेक्सटाइल, फार्मा, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे जो सेक्टर्स हैं, जो खासतौर से काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है इनके रॉ मटेरियल की वजह से, उनको राहत दिया जा सकता है। इसमें आपने देखा होगा कि हाल ही में कई सारे कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई थी। ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी। कई सारे और भी इंपोर्ट कच्चे माल हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी आने वाले दिनों में घट सकती है या हट सकती है। दूसरा है कि जो इंश्योरेंस है, जो एक्सपोर्ट में जो इंश्योरेंस होता है, उसके लिए सरकार एक प्लान बना रही है कि किस तरह से इसको सॉवरेन गारंटी दिया जा सके, जो इंश्योरेंस के कॉस्ट और फ्रेट के चार्जेस जो काफ़ी बढ़े हुए हैं इस वक्त। इसके अलावा कई तरह के और भी जो फिस्कल यानी कि आर्थिक फाइनेंशियली तौर पे जो सपोर्ट देने के लिए सरकार ने कोशिश की है। कुछ सेक्टर्स को एमएसएमई के लिए हाल ही में ऐलान किया था क्रेडिट गारंटी स्कीम। उस तरह से इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसा फिस्कल पैकेज जैसा कुछ ऐलान करने पर विचार कर रही है। तो वित्त मंत्रालय जो हमें सोर्स से जानकारी मिली कि लगातार इसका आकलन कर रही है और जैसे जैसे ज़रूरत उसको लगेगी वैसे इस जो पैकेज है इसका ऐलान किया जाएगा। पहले भी कई सारे ऐलान हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी इन तमाम सेक्टर्स के लिए ऐलान हो सकते हैं। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो सरकार आकलन कर रही है स्थिति का और वैसे वैसे डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन लगभग 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें राहत दी जा सकती है। टेक्सटाइल उसमें से एक है, फार्मा, एग्री, फूड प्रोसेसिंग जैसी सेक्टर्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पे व्यू लेते हैं और अभी हम मेटल्स की बात कर रहे थे नीरव, एक बार वेदांता पर अपनी राय दीजिए, क्या रहेगी सबसे ज़्यादा एक्शन तेजी का पूरे पैक में स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
क्या व्यू रहेगा इन लेवल्स पर, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो तेजी की? या देखिए, ये स्टॉक ब्रीफली अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, वापस अचीव कर लिया है, उसके ऊपर चले गया है स्टॉक। आई बिलीव यहाँ से जो अगला पड़ाव है 750 तक का है, तो 750 के टारगेट के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं करंट लेवल से। 688 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अच्छा, इस बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हमने देखा वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स अंडर प्रेशर हैं और अभी भी खबर आई है ब्लू स्टार को लेकर कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से प्राइस हाइक किया गया है और कीमतों में बढ़ोतरी ब्लू स्टार ने की है। स्टॉक हालांकि बिल्कुल यहाँ पर थोड़े प्रेशर में ट्रेड करते 2.25% नीचे है 1530। वोल्टास अगर आप देखेंगे तो ये भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर गए हैं और कमोडिटी कॉस्ट ऊपर जाने की वजह से भी ये प्राइस हाइक ब्लू स्टार ने लिया है। एक बार दोनों स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। क्या राय रहेगी नीरव, ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों ही अंडर प्रेशर हैं आज के सेशन में? देखिए, ब्लू स्टार की अगर बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1550 का, जो ब्रेक हुआ है। ओवरऑल चार्ट अभी भी नेगेटिव है। आई बिलीव करंट लेवल से 1450 ये लेवल आ सकते हैं, वहां आए तब जाके आप बाइंग कर सकते हैं, वहां से एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। और अगर वोल्टास की बात करें तो देखिए, वोल्टास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल पे है 1180 का। अगर ये ब्रेक होता है तो चार्ट काफी खराब हो जाएगा। बट ओवरऑल लुकिंग एट बोथ द चार्ट्स, इनका जो खराब टाइम था वो खत्म होते हुए दिख रहा है आने वाले 2-3 दिनों में। एंड वंस दे कम टू इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, वहां से बाउंस एक्सपेक्टेड है। सो डेफिनेटली आप सपोर्ट लेवल्स के पास में इसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो सपोर्ट लेवल्स के आसपास बाइंग हो सकती है, शायद यहां से और गिरावट इन स्टॉक्स में ना देखने को मिले। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, कुछ और ट्रेडिंग स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे स्टॉक की, जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और चौथी तिमाही के कारोबारी अपडेट के बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स के शेयर में आज काफी दबाव है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, समझते हैं उनसे कि किस तरीके के आंकड़े आए हैं जिसकी वजह से 10% का फॉल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बताइए आशीष। लोअर सर्किट लग गया, बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे है। बहुत ही कमजोर Q4 के अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब बड़ा टेक अवे ये है कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ इंडिया की जो है ये सिर्फ आपको 0.2% देखने को मिली है, जो कि कंसेंसस एस्टीमेट से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू देखें तो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6% बढ़ी है और लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के लिहाज से आप देखें तो आप ये समझिएगा कि सेल्स की डिक्लाइन तकरीबन 1.5 से लेकर 2% तक की देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा बहुत असर ये एलपीजी क्राइसिस का भी है, क्योंकि इनके 95% जो स्टोर्स हैं अभी भी एलपीजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। लेकिन बाकी दूसरे QSR पीयर्स को देखें तो इनकी निर्भरता तकरीबन 20 से लेकर 45% तक की आती है। तो थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज यहाँ पर इनको देखने को मिला। पूरे FY26 की बात करें तो जो ग्रोथ है ये 13% देखने को मिली, लेकिन जो एनालिस्ट है वो फोरकास्ट करके चल रहे थे कि 18% की ग्रोथ के साथ FY26 खत्म होगा। अब FY26 में देखें तो इनका जो स्टोर एडिशन है ये क्वार्टर के दौरान 69 और टोटल संख्या हो गई 3663। ये ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट देखने को मिला, लेकिन सब कुछ खराब नहीं है। एक अच्छा टेक अवे इसमें यह भी है कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यहाँ पर तकरीबन 19% की बढ़त देखने को मिली है। एक तरफ भारत में पिज़्ज़ा आप समझिए कि कम बिके हैं, लेकिन आप टर्की में देखें तो इनके जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट 9% है। अब इस स्टॉक में बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अभी भी इस भाव पर देखें तो 24 टाइम्स EV बाय EBITDA पर ये ट्रेड कर रहा है। तो महंगे वैल्यूएशन, धीमी ग्रोथ, नतीजा आपके सामने। स्टॉक में फिलहाल आप देखें तो 10% की बड़ी गिरावट है। 10% की बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड करते हुए 414 के एक्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 46 रुपए का नुकसान जुबिलेंट फूड वर्क्स में कमजोर बिजनेस अपडेट के बाद। शुक्रिया आशीष डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और क्विकली नजर डालते हैं फटाफट से मार्केट के समय के एक्शन को। तो रिकवरी होने के बाद अब मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचाव निफ्टी बैंक या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ही क्यों ना हो, इस समय निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, 22,950 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी थोड़े नुकसान में जरूर है, लेकिन इस समय एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है लॉसेस के साथ। और मिड कैप स्मॉल कैप्स भी फ्लैट टोन पर ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मार्केट पर के आगे के आउटलुक को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ले रहे हैं। लेकिन आज के वॉलेटाइल ग्लोबल माहौल में जहां इक्विटी बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, वहीं डेट फंड्स एक बार फिर से
इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबिलिटी का सहारा बनकर उभर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल की अनिश्चितता के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो को सही बैलेंस दे सकते हैं। इन सब पर हमने बातचीत की एक्सिस एएमसी के फिक्स्ड इनकम हेड देवांग शाह से। आइए सुनते हैं। आप न्यूज फ्लो देखें, ग्लोबल मार्केट्स को देखें, कमोडिटीज को देखें या फिर इक्विटी बाजार को देखें, सभी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक दिन अच्छी खबरें, अच्छा मार्केट रिएक्शन, दूसरे दिन फिर कोई स्टेटमेंट और फिर मार्केट वापस उन्हीं स्तरों पर आ जाता है। कितना डिफिकल्ट होता है इस तरीके के माहौल में पोर्टफोलियो प्लानिंग करना, पोर्टफोलियो के साथ बने रहना। किस तरीके के सवाल यूजुअली इन्वेस्टर्स के मन में आते हैं, क्या सलाह यहाँ पर होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, क्या व्यू है आपका ओवरऑल एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर? तो थैंक यू। एक तो पहले तो बड़ा धन्यवाद हमको इस शो पे आने के लिए। अगर आप मुझे पर्सपेक्टिव पूछेंगे मैक्रो मार्केट एनवायरनमेंट का, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी रहती है उस टाइम पर हम लोग को ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं, और आपने जैसे बोला कि जो वोलेटिलिटी इज द न्यू गेम, उस माहौल में हमारा व्यू हमेशा ऐसा रहता है कि जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इकोनॉमी पे है उसके हिसाब से इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए। अगर मैं आज भी देखूं और इफ आई लुक अक्रॉस एट वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे ग्रोथ, आपका इन्फ्लेशन साइकिल कैसे रहेगी क्रूड की वजह से, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये जो 4-5 वेरिएबल्स होते हैं जो देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे रहेगी माहौल में, वो दर्शाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रूड 90 से $100 के बीच में भी रहता है, तभी भी ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज अपनी इकोनॉमी काफी लोकल लिंक्ड है। लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स काफी अच्छे करेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि 85 to $95 के बीच में एक तो पहले शायद थोड़े टाइम तक क्रूड रहेगा। अगर वो बेस के सिनेरियो बिल्ड करते हैं तो ग्रोथ, मुझे लगता है कि जो 7% का ग्रोथ का संभावना था, ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो शायद कम होके 6.5 के आसपास आ सकता है फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर FY27। सेकेंडली, इन्फ्लेशन, जो महंगाई की लोगों को चिंता होने शुरू हो जाती है जब क्रूड, स्पेसिफिकली द ऑयल का दाम बढ़ने लगता है। मुझे लगता है अगर 85 से 95 के बीच में भी क्रूड रहता है, तो इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड था पूरे साल का 4.5 के आसपास, वो 5.25 के आसपास चला जाएगा, जिसके हिसाब से पॉसिबली है कि आरबीआई सेकेंड हाफ में रेट हाइक्स चालू करे। मार्केट्स का हाल तो हमने देखा। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उन पर लेते हैं नीरव की राय। और एक स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। इस स्टॉक को देखिए एक बार नीरव, और बताइए क्या राय रहेगी। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 1980 के लेवल्स पर कोरोमंडल इंटरनेशनल का, 4.5% की तेजी है। क्या राय इन स्तरों से स्टॉक पर? देखिए, इसका लॉन्गर टर्म चार्ट काफी पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी बना रहा है इन स्पाइट ऑफ सच अ फॉल। आई बिलीव अच्छा सपोर्ट लिया है स्टॉक ने 1850 के लेवल्स के पास से। अब यहाँ से बढ़ सकता है अप टू द 2100 2150 और लेवल्स। करंट लेवल से बाइंग बना सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाय करें। 1940 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 2100 का पहला टारगेट रहेगा। आईटी में बाइंग है और साइंट, एम्फोसिस, पर्सिस्टेंट मिड कैप आईटी पैक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साइंट को देखें तो पिछले कुछ मिनटों के दौरान ही यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है जो एक्सटेंड हुई है। एम्फोसिस ऑलरेडी डेज हाई पर है। साइंट पर स्पेसिफिकली क्या राय रहेगी नीरव? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा अगर देखें आईटी में तो सैंड ही गिरा है। 2400 से स्टॉक ऑलमोस्ट 800 के पास में आया, अब जाके फाइनली रिवर्सल आया है। सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। करंट लेवल से बाइंग बना सकते हैं। काफी तेजी से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है अप टू द 900 920 और लेवल्स। शायद 1 से 2 दिनों में ये लेवल्स आ जाए, तो वो हिसाब से आप बाइंग करें। नीचे में 820 का स्टॉप लॉस रहेगा।
तो ये राय रही आपके लिए साइट पर। शुक्रिया नीरव आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी भवन का अपडेट क्विकली लेकर आते हैं। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। आपकी स्क्रीन पर 6% के रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं सचिन। पवन का पोर्टफोलियो भी 3% के रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं आशीष वर्मा के साथ न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।